हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनोज वर्मा। मैं मुंबई में रहता हूं और मुझे 30 ईयर से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल्स में। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10 केमिस्ट्री सीबीएसई के चैप्टर नंबर 3, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। और उसमें मैं आपको ले जा रहा हूं आर्टिकल नंबर 3.4 पे, जिसकी की हेडिंग है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा और ज़रूर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जब ऑकरेंस ऑफ मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मेटल्स किस तरीके से हमको अर्थ पे नेचर में मिलते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम मेटल्स तो बहुत सारे यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग स्टील यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं और बहुत सारे मेटल्स आप चारों तरफ आपको दिखाई देते हैं। लेकिन आखिर ये मेटल्स हमको मिलते कैसे हैं? तो ये मेटल्स हमें इस तरीके से मिलते हैं कि ये अर्थ की क्रस्ट में यानी अर्थ के अंदर होते हैं और इनको हमें केमिकल प्रोसेस करके इनको जो है बाकी बाकी चीज़ों से, बाकी इम्प्योरिटी से अलग करना पड़ता है और हम मेटल्स को अलग करके उसको निकालते हैं। तो उसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और ऑकरेंस में हम क्या देखते हैं कि कुछ मेटल्स जो हैं वो सी वाटर में मिल जाते हैं, लेकिन वो जैसे सोडियम मेटल है, लेकिन वो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि हमें मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है। लेकिन अधिकतर जो मेटल्स हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं और जब वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिलते हैं तो उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। और सब मिनरल्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते क्योंकि उनमें मेटल की परसेंटेज कम होती है, तो वो किसी काम के नहीं होते। अगर हम उसमें से मेटल निकालेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे मिनरल्स को हम यूज़ नहीं करते। लेकिन जिस मिनरल में मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उसे आसानी से निकाला जा सकता है, मतलब उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा, और ऐसे मिनरल्स को हम कहते हैं ओर्स। यानी सारे ओर्स जो है वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स जो होते हैं वो ओर्स नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, यानी मेटल्स जो हैं उसको हम निकालते कैसे हैं। मतलब जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर मेटल्स जो हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो किसी ना किसी दूसरे नॉन मेटल्स के साथ कंबाइंड मिलते हैं। जैसे अगर कॉपर है तो वो कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, सिल्वर है वो सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है। तो उसमें से हमें सिर्फ मेटल निकालना है, तो वो प्रोसेस कैसे करते हैं उसके लिए केमिस्ट्री की नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये हम आपको सिखाएंगे कि ये एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो कुछ मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट का मतलब है कि वो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है। तो ये फ्री फॉर्म में क्यों मिलते हैं, फ्री स्टेट में क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो प्योर फॉर्म में रहते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको निकालना आसान है। लेकिन जो मेटल्स रिएक्टिव हैं वो तो इतने सालों से धरती के अंदर हैं, तो वो आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उससे तो रिएक्ट कर चुके होंगे और उनके कंपाउंड्स बन चुके होंगे, और फिर हमें उन मेटल्स को निकालना मुश्किल होता है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल हैं वो हमें फ्री फॉर्म में मिलते हैं। तो ऐसे मेटल्स कौन से हैं, ये देखिए आप यहाँ पे, सिल्वर और गोल्ड, Au इज गोल्ड। तो ये हमें नेटिव स्टेट यानी प्योर फॉर्म में मिल सकता है अर्थ के अंदर, क्योंकि ये रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होता, तो जैसा है वैसा ही रहता है। समझ गए आप? और गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये हमें फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और ये हमें कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। और जो हमारे मेटल जो हैं वो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी ये पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये जो है हमने मेटल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो ऊपर की सीरीज में है,
जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और उसके बाद ये मीडियम रिएक्टिव वाले मेटल्स हैं, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। इनकी रिएक्टिविटी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं। तो ये जो है ये भी कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे ही। तो ये एक्टिविटी सीरीज से आपको मालूम पड़ जाता है कि ये टॉप में है कि मिडिल में है कि सबसे नीचे है। और जो मिडिल में है, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। मतलब अगर जिंक आपको मिलेगा तो जिंक कैसे मिलेगा? जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में, या जिंक सल्फाइड, या आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, या लेड सल्फाइड, या कॉपर कार्बोनेट, मतलब इस फॉर्म में मिलेगा। और ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी मिलता है, जैसे आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो इस हिसाब से हम अब हमें सबसे पहले जो ओर मिलता है तो उसे हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमें उसे साफ करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ मट्टी, स्टोन्स और बहुत सारे अर्थ के अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ओर के साथ में मिली हुई होती हैं। तो पहले तो हमें उसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसको तो पहले हम साफ करते हैं। ये जब हम केमिकल प्रोसेस से साफ करते हैं उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर बोलते हैं। जब ओर कॉन्सेंट्रेट हो गया उसके बाद हमें ये देखना है कि वो मेटल जो है वो हाई रिएक्टिविटी का है, यानी सबसे टॉप वाली सीरीज का है, या मीडियम रिएक्टिविटी का है, या सबसे लो रिएक्टिविटी का है। तो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि मेटल किस ग्रुप में आता है। तो जो मेटल्स बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि जैसे ये पोटेशियम, सोडियम, इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है। तो जो मेटल जो है, जो आयंस के फॉर्म में होते हैं, वो जो है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाकर के जमा हो जाएंगे। इस तरह से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो है वो एनोड पे चली जाएंगी, वो भी अगर यूज़फुल है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। और जो मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, जैसे हमने बताया जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड। तो अब इनको हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब जिंक कार्बोनेट होगा तो उसको हम जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह से कॉपर सल्फाइड होगा, उसे भी हम कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो ऑक्साइड होते हैं उनको बाद में रिड्यूस करना जो होता है वो आसान होता है। और इसमें हम जो है रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। रिडक्शन प्रोसेस में हम कार्बन यूज कर सकते हैं, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आपको ये समझना चाहिए कि ये प्रोसेस हम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी के साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये जो मेटल्स हैं ये खुद ही एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल्स खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो जब वो खुद ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उन्हें हम दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट से तो रिड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए हमें उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, क्योंकि वो और तरह से रिड्यूस नहीं होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट से वो रिड्यूस हो सकते हैं। और ये जो है, ये जो मेटल्स हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, इसलिए उनको रिड्यूस किया जा सकता है। ऑक्साइड है, उसमें से मेटल निकालेंगे तो मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी, और जब ऑक्सीजन निकल जाएगी इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन, तो वो उसका रिडक्शन हो जाएगा और फिर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। और जो मेटल्स ऑफ बहुत लो रिएक्टिविटी हैं उनको तो हम और भी बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उनकी हम रोस्टिंग कर सकते हैं, मतलब स्ट्रांगली हीट कर सकते हैं और मेटल मिल जाता है। और लास्ट में जब मेटल मिल जाता है तो वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। और जब हम उस लास्ट वाली इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो इस तरीके से हमारा मेटल जो है वो हमें इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में मिलता है। उसके बाद उस मेटल को मार्केट में भेजा जाता है और दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो उसके जो एप्लीकेशंस हैं, जो यूजेस हैं, उसके हिसाब से उनको यूज़ करती हैं। फिर वो आप लोगों के पास आता है, हम लोगों के पास आता है, और फिर हम उन मेटल्स को यूज़ करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन की।
तो पहले हम उसमें से जो कंटामिनेशन है यानी जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकालते हैं। जैसे सॉइल है, सैंड है, जिसको गैंग्यू या गैंग कहा जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट, यानी उसको उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है, उसको एनरिच किया जाता है, मतलब उसको रिच किया जाता है, और फिर उसके बाद हम केमिकल प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जो सबसे लो रिएक्टिविटी जो है, जिसमें हमारा मर्क्यूरी आता है, और तो उसको हम देखिए किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा ओर है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। और जैसा आपको बताया कि मर्क्यूरी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो देखिए हम सिर्फ जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो पहले ये मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और नेचुरली जो ये सल्फर है तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, उससे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, तो गैस तो बाहर निकल जाएगी, उसे हमें अलग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो वैसे ही गैस बन के निकल जाएगी। तो हमारे पास बचेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड के फॉर्म में है। उसको अब हम ज़्यादा फिर से हीट करें अगर, तो देखिए उसमें से मर्क्यूरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसमें बड़ी आसानी से हमें मर्क्यूरी मिल जाता है, क्योंकि सिर्फ हमें हीट ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि मर्क्यूरी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देता है, और उसका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उसको ज़्यादा रिएक्टिव नहीं माना जाता। और हीट करने से ही मर्क्यूरी ऑक्सीजन से अलग हो जाता है, और इस तरह से हम ये मर्क्यूरी को अलग करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कॉपर की बात करें, देखिए यहाँ पे है Cu2s। तो Cu2s का मतलब है कि कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे 1 है, क्योंकि अगर हम सल्फर के साथ देखें, सल्फर का एक ही एटम है, तो जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें वैलेंसी पता चलती है। तो कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे 1 है और सल्फर की वैलेंसी 2 है, इसलिए या तो हम इसको कॉपर 1 सल्फाइड बोल सकते हैं या Q+ सल्फाइड बोल सकते हैं। इसको हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उससे ये देखिए कॉपर 1 ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे भी कॉपर की वैलेंसी 1 है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये Q+ ऑक्साइड हो गया। सल्फर तो जैसा यहाँ पे होता है, सल्फर हीट करने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस बाहर निकल जाती है। हमारे पास कॉपर 1 ऑक्साइड सॉलिड रहता है, और ये फिर से कॉपर 1 सल्फाइड से रिएक्ट करता है। मतलब ये कॉपर 1 सल्फाइड जो हमने यहाँ पे लिया है, ये एक्सेस में होना चाहिए, क्योंकि जब एक्सेस में होगा तो यहाँ पे जब कॉपर 1 ऑक्साइड बनेगा उसके बाद भी कॉपर 1 सल्फाइड बाकी रहेगा, पूरा यूज नहीं होगा। तो ये जो कॉपर 1 ऑक्साइड बना है वो फिर से कॉपर 1 सल्फाइड से रिएक्ट हो जाएगा, फिर से सल्फर की सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारा कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और हमें कॉपर मिल गया। अब हम इस कॉपर को अपनी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो जो मेटल्स जो होते हैं जो लेस रिएक्टिव हैं, उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं उनके दूसरे जो नॉन मेटल्स के साथ वो कंबाइन हुए हैं। और मेटल जब हमें अलग हो गया, जो मेटल हमें मिल गया, यानी हमने मेटल का एक्सट्रैक्शन कर दिया, और फिर हम मेटल को यूज़ कर सकते हैं। और जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है, उसमें जिंक सल्फाइड आता है, उसको हम रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने का मतलब है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में रोस्टिंग बोलते हैं, उसे ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, जिससे जिंक ऑक्साइड बन जाता है। सल्फर फिर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाता है। जिंक कार्बोनेट बना, उसको हमने स्ट्रांगली हीट किया, जिंक ऑक्साइड बन गया, कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बन के गैस से निकल गया। और जो जिंक ऑक्साइड बना, तो जैसे आपको पहले बताया कि ऑक्साइड बनाते हैं उसको रिड्यूस करना आसान होता है। अब हम इसे कार्बन से हीट करते हैं, तो कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन की कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई गैस, और वो बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पे जिंक अलग हो गया, यानी उसका एक्सट्रैक्शन हो गया। हमें जिंक मिल गया, अब हम जिंक को अपनी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसा हमें उसका यूज करना है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि जिंक को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। उसके ओर का नाम होगा जिंक सल्फाइड, ये इसके ओर का नाम है, तो यहाँ पे दिया हुआ है जिंक ओर का नाम, ठीक है, सल्फाइड ओर है। और उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे हम
जो है ये जो मेटल है ये दूसरे मेटल को रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से। तो जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम से हीट करते हैं तो एल्युमिनियम खुद ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, इसलिए इसका फॉर्मूला Al2O3 है। और ये बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से बैलेंस किया है। इस तरह से मैंगनीज यहाँ से सेपरेट हो जाता है। मैंगनीज भी एक मेटल है, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में है और इसको हम सॉलिडिफाई करके और फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। थर्मेट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आयन ऑक्साइड Fe2O3, यहाँ पे आयन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2, इसलिए फॉर्मूला Fe2O3 है। एल्युमिनियम से जब हम इसे हीट करते हैं तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो खुद ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और आयन को अलग कर देता है। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और इतनी ज़्यादा हीट पैदा होती है कि आयन मेल्ट हो जाता है और इस मेल्टिंग की वजह से हम रेलवे ट्रैक्स में ये रिएक्शन करके और हम अगर रेलवे ट्रैक्स में कुछ क्रैक हो गए हैं तो उनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले वो मेल्ट होगा और फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसलिए ये बहुत यूजफुल है, इसको थर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जो टॉप ऑफ द सीरीज है, जैसा मैंने बताया कि उनको हम कोई दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट डाल के नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि वो खुद ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो सोडियम क्लोराइड है उसके दो आयंस बनते हैं, एक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सोडियम आयन पॉजिटिव है तो वो कैथोड है, वहाँ पे जाता है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोराइड आयंस जो सोडियम क्लोराइड से निकलते हैं वो एनोड पे जाते हैं, क्योंकि क्लोराइड आयंस नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है। क्लोराइड आयन एनोड पे जाके अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चला कि मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है, वेरी रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव, और उसके हिसाब से उनकी केमिकल प्रोसेस करके उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी उन्हें दूसरे नॉन मेटल्स या दूसरे कॉम्बिनेशन से अलग कर दिया जाता है और हमें सिर्फ मेटल मिल जाता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम मेटल्स की रिफाइनिंग करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज उसमें रह गई हैं उनको भी हम साफ कर देंगे, उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड लक।